ज्योतिष के अंदर बहुत सारी पद्धतियां हैं। और आप ये माने कि जो ऑकल्ट साइंस है हमारा, इसमें बहुत सारे हम ये कह सकते हैं कि जो पद्धतियां हैं उनमें फलादेश करने के नियम भी बहुत सारे अलग अलग हैं। तो मनोज जी ने कहा है कल की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। आपको ग्रुप में डाली थी वीडियो रिकॉर्डिंग, उसका यूट्यूब पे हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, और उसका लिंक जो है वो ग्रुप में डाला हुआ है। ठीक है। अगर आपको नहीं मिली है तो प्लीज आप जो है वो दोबारा चेक कर लीजिए, क्योंकि हमने इसको प्रॉपरली डाल दिया है, लोगों ने देखा भी है और उनको लाभ भी मिला है। तो ऐसा नहीं है, कल की रिकॉर्डिंग आपको मिली है। अगर नहीं भी मिली है कोई बात नहीं है, पीडीएफ भी भेजा है मैंने और रिकॉर्डिंग भी भेजी है मैंने। वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल शिवाय एस्ट्रोलॉजी डॉट कॉम पे जाओगे तो वहां पे मिल जाएगी। और मेरा जो ये आपका जो मैंने आपको बताया ना, ये आपका ग्रुप है हमारा, है ना, उसके अंदर भी हमने आपको जो है वो रिकॉर्डिंग डाल के दी। ठीक है। बस मात्र जो है वो 2 मिनट का टाइम लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और धीरे धीरे सर जो जुड़ जाए, बस उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्योंकि आज हम थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकल करेंगे। कई लोगों को पता नहीं है कि लिंक जो है वो कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं। आपको लिंक कितनी बार आ चुका है, प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, धन्यवाद। और माफी चाहूंगा वेट कराने के लिए आपको, परंतु आशा यही है कि सब लोगों को लाभ मिले। तो क्लास की रिकॉर्डिंग हमने प्रारंभ कर दी है, और इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको जो है वो मिलेगी। तो आपको और ग्रुप में ही आपको इसका लिंक भी मिलेगा। ठीक है। तो आज का जो क्लास है उसे हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर विश्वास दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल की हमने जो क्लास की थी वो हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के ऊपर क्लास की थी। हमने कृष्ण मूर्ति पद्धति, यानी कि कोई भी ज्योतिष हो, आप केपी से जरूरी नहीं है, कोई भी ज्योतिष हो, उसमें फलादेश करने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक तो घटना का प्रोमिस है या नहीं है, दूसरा कि जो घटना है वो कब होगी। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इन दोनों चीजों पे पकड़ बना लेना तो आपने सब कुछ कर लिया। बस सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो दो ही चीजें होती है। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, हमेशा इन दो चीजों पे फोकस करना। आप ये कतई ना सोचे कि ये फ्री का सेशन है तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो कल भी बहुत कुछ मिला था, आज भी बहुत कुछ मिलेगा। बस आप भी ये नहीं सोचना है कि मुझे क्या लाभ है नहीं है। क्लास को पूरा लीजिए, पूरा लेने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। आपको स्क्रीन आ गई होगी, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो आपके सामने जो है वो आज हम दिन दूसरा है। ठीक है, यानी कि डे 2। सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में बता देता हूं। जो लोग कल क्लास में नहीं थे या जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है, तो देखिए आपको मैं जो है अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र गर्ग है और मेरा यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, जिसके द्वारा मैं ज्योतिष के नए नए जो लेख होते हैं, ज्योतिष के विषय में जो भी वीडियोज हैं, जो मेरे अनुभव हैं, उनको मैं साझा करता रहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के माध्यम से। प्लस इसमें मुझे 10 वर्षों का एक
प्रैक्टिकल अनुभव है, प्लस मेरे जो खानदानी काम है हमारा, हमारे बाप दादा है यही काम करते हैं, तो मेरा लंबा एक्सपीरियंस है उनके साथ भी काम करते हुए। और इस टीचिंग के फील्ड में मैं जैसे आपको क्लास दे रहा हूँ, चाहे वो फ्री हो या कुछ भी हो, तो इसमें भी मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। मैंने कई सारे लोगों को पढ़ाया है, कई सारी क्लासेस ली है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो जिन्होंने मेरे से केपी, वैदिक, नक्षत्र, सर्वाष्टक वर्ग, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु बहुत कुछ सीखा। ठीक है। मैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग मोर देन 300 स्टूडेंटों तक के लगभग तक पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं है। और आप यूट्यूब पे जाके देखिए, हमारा चैनल जो है वो 2016 से हम उस पर काम कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 8-9 साल वहां से हो गए हैं हमें। हमारा जो ISO सर्टिफाइड है हम लोग। और दूसरा कि दिल्ली के द्वारा MSME जो होता है उसके द्वारा प्रोफेशनल काम है। तो को हम मैंने ऑफलाइन बहुत सारी क्लास ली है, ऑनलाइन भी बहुत सारी क्लासेस ली है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आई होगी। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने 126 मेरे स्टूडेंट थे, बहुत सारे होते हैं, अभी ये ऑनलाइन होते हैं तब होते हैं, है ना। जैसे अभी हमारे ग्रुप में भी 200-250 के लगभग लोग हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है वो इतने ही मेंबर हैं लॉग इन के। तो उस तरह से हमने हाल फिलहाल में दिल्ली में जाके एक ऑफलाइन वास्तु का क्लास लिया था, बैच लिया था, है ना, 2 अलग अलग जगहों पे। तो हम ये कार्य करते रहते हैं। ठीक है। कल की क्लास में हमने जो देखा था वो देखा था आपका जो है वो बेसिक्स। बेसिक्स में जो घटना होती है, अभी हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। तो कल की क्लास का अगर किसी को रिकॉर्डिंग नहीं मिला है तो चिंता का विषय नहीं है, आपको ग्रुप में दोबारा मैसेज मिलेगा, आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा और फेसबुक पे भी मिल जाएगा। ठीक है। ऐसा ना सोचिएगा कि हमें मिलेगा नहीं। और PDF भी आपको ग्रुप में मिला है, बाकी जगहों पे भी मिल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए आपका काम है क्लास में फोकस करना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास में एकदम फोकस बनाए रखिए। आज मैं आपको 2 इवेंट निकालना सिखाऊंगा, एक तो मैरिज का इवेंट और एक आपका जो है वो नौकरी का संबंधित इवेंट। दोनों इवेंट आपको निकालने बताओ। और देखो ये बहुत बड़े वाइड इवेंट्स होते हैं, तो इनमें क्या है कि बहुत कुछ डेटा होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा बिगनर के तौर पे। आप नए हैं इसलिए आपको जो है बिगनर के तौर पे एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, तो आपको क्या करेगा कि बहुत कुछ सीखने को देगा। ठीक है। एक सेकंड का समय दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। इस क्लास के एंड में हम जो है एक Q&A सेशन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन आंसर। तो आपको आज पढ़ाई अनुसार या कल पढ़ाई अनुसार कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को जो है वो Q&A सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है। सिंपल सा है कि आप मेरे को जो है इस क्लास के एंड में Q&A सेशन अपन करेंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो पहले आप क्लास में फोकस करिए और यही समझिए कि भाई हमें जो मिल रहा है उसको हम सीखें। ठीक है। अब कल हमने केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 चीजें होती है, कल हमने सीखा था आपका जो है वो प्रोमिस। केपी में 2 चीजें हैं, एक तो प्रोमिस कि घटना होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी और किस तरह की होगी, कि उसका प्रारूप कैसा है। अगर आपका शरीर है, आप कहते हो गुरुजी मैं बीमार रहता हूँ, तो मेरा जो हेल्थ है वो कैसा है, वो कमजोर है, इम्यूनिटी कमजोर है, या मुझे एक्सीडेंटल योग ज्यादा रहते हैं, बार बार मैं चोट पड़ता रहता हूँ, या बार बार जो है मुझे जो है वो तनाव रहता है। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये हमारे को बताती है हमारे जीवन के अंदर इवेंट्स। तो हमारे को ये प्रोमिसेस देखना होता है। तो कल हमने प्रोमिसेस किस तरह से निकालते हैं उनको देखा था। आज हम बात करेंगे उस प्रोमिसेस के द्वारा घटना का घटित होने का तरीका, यानी इवेंट कैसे घटना घटित हो रही है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है। तो सबसे पहले मैं जैसे कल हमने पढ़ा था, आज हम बात करेंगे अपने 12 जो भाव है हमारे मेन, यानी कि जो 12 भाव है ना उनके अंदर हमारे क्या क्या इवेंट हो सकते हैं। अब यही प्रोमिस है और यही इवेंट बनेंगे। जैसे कि अब बहुत सारे लोग फालतू मैसेज कर रहे हैं, उनको ध्यान ना दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है। अपन को सिर्फ फोकस करना है किताब में, जो अपना मैटर है उसके ऊपर। यहाँ पे देखेंगे कि भाव, यानी कि जो भी हमारा भाव है, यानी कि अगर हमें कोई भी चीज चाहिए, जैसे कि प्रथम भाव क्या दिखाता है व्यक्ति को, स्वभाव और जीवन। अगर आप ये कहते हो कि गुरुजी मेरे बच्चे का स्वभाव कैसा रहेगा,
क्या मेरे बच्चे का स्वभाव जो है वो उग्र रहेगा, या उसका स्वभाव जो है वो लाभदायक अच्छा रहेगा? अब स्वभाव की जब बात करते हैं ना, तो इसका सबसे बड़ा लाभ कब मिलता है? जब आप कुंडली मिलान करते हो, जब आप की लड़की है और किसी लड़के के संबंधित, क्योंकि स्वभाव की बहुत इंपॉर्टेंस है कि लड़का स्वभाव में गुस्सेल तो नहीं है। अगर मेरी बेटी थोड़ी गुस्सा करती है तो क्या वो गुस्सेल तो नहीं है? अगर मेरी बेटी थोड़ी अड़ियल है या मेरा बेटा अगर अड़ियल है, तो जो उस लड़की देख रहे हैं वो कैसी है? तो व्यक्ति के स्वभाव को जानना है प्रथम भाव। तो इसमें हमारा प्रोमिस देखना होता है, ठीक है ना। अब ये स्वभाव भी है तो जरूरी थोड़ी है कि ऐसा ही स्वभाव जीवन भर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख लीजिए कि कोई गारंटी नहीं होती है कि हमारा स्वभाव रोज ऐसा रहता है। चंद्रमा जो है वो सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है, आपको पता है, और इसीलिए चंद्रमा को फास्ट मूविंग प्लेनेट को ज्यादा, कई बार आप देखते हैं ना, 2 दिन आपका स्वभाव ऐसा उग्र रहता है, गुस्सा आता है, 2 दिन बाद हमें लगता है नहीं यार हम फालतू में गुस्सा कर रहे हैं, हमारी गलती है, क्यों फालतू में गुस्सा, जो चीज होनी है वैसे ही होगी। तो 2 दिन बाद क्यों बदल जाता है? क्योंकि वो चंद्रमा किसी दूसरी राशि में चला जाता है। तो हमारे स्वभाव को चंद्रमा भी, इसीलिए हम राशिफल देखते हैं, इसीलिए हम जो है वो चंद्र लगन चंद्र कुंडली भी देखते हैं, ठीक है। तो जो अगर हम बात करते हैं ना, जो अगर हम बात करते हैं ना कि स्वभाव की, तो हमारा स्वभाव कब उग्र रहता है? मान लीजिए किसी ने कह दिया गुरुजी आपका स्वभाव तो बहुत उग्र है, लेकिन जबकि मेरा ना वो नहीं है उग्र, मान लीजिए मेरा नहीं है, मैं कहता नहीं यार मेरे को तो गुस्सा नहीं आता। अब गलत नहीं है उस ज्योतिषाचार्य की बात, आपको वो टाइम बताएगा, इवेंट बताएगा कि देखो आपको इस दशा में इन 2 सालों में बहुत गुस्सा आया होगा आपको कि हाँ यार उस समय तो मैं ये काम करता था, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं जो है वो इस फील्ड में था, मैं इस फील्ड में था, मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लोग आते थे परेशान करते थे, इसलिए हो सकता है आगे 2 साल बाद वो वापिस वैसी दशाएं हैं। तो इवेंट समझना जरूरी है कि घटना कैसी, ठीक है ना, इवेंट। अब मान लीजिए कि आपका जो है वो पहले, आप कहते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा, मैं आप ये रूपरेखा किस लिए बना रहा हूँ, आप इवेंट को समझिए। देखो, हर चीज को हम डायरेक्ट बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ी सी रूपरेखा बनानी पड़ती है। अब पहले हम कहते थे यार हमारे पहले बहुत बढ़िया काम आता था, मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, जो आता था मैं उसको जो है वो कन्वर्ट कर लेता था, जो आता था मैं उसको जो है वो क्या नाम कहते हैं, आपका जो है वो अपने क्लाइंट के रूप में कन्वर्ट कर लेता था, उसे जो है वो मतलब अपनी बातों में ले लेता। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मैं किसी को बताता हूँ वो मेरी बात की वैल्यू ही नहीं रखता है, जबकि कम्युनिकेशन तो वही है, प्रोमिस तो हो चुका है कि अच्छा कम्युनिकेशन है, परंतु इवेंट्स यानी कि दशाएं, दशाएं, आज आपकी दशाएं जो है वो उग्र चल रही है। धीरे धीरे आप बातों बातों में 5 मिनट बात करते हो, 7 मिनट बात करते हो, जैसे ही 10 मिनट होने लगता है तो आपको लगता है यार ये आदमी बेकार टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको निकालो। तो ये चीज कहाँ से आती है? ये आपकी दशाओं से, इवेंट्स। अब शादी का योग है वो तो फिक्स है, वो तो फिक्स है शादी का योग है, लेकिन अब उस शादी के योग में भी, उस शादी के योग में भी क्या होता है कि इवेंट्स आपको देखना है कि कब घटना घटित होगी, कि शादी कब हो सकती है। आपकी नौकरी चली गई है, नौकरी तो है, भाग्य में तो है ही है, लेकिन कभी चली जाती है तो कब आएगी, ये सब बताता आपका इवेंट्स, ठीक है। तो ये एक इवेंट्स का एक तरीका है, जो सिंपल सा मैटर है उसको हम पूरा प्रैक्टिकली समझेंगे, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हो तो उसमें भी आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा कि मैं ऐसे ही आपको जो है उल्लू बना दूंगा, नहीं। अगर हम लेके बैठे हैं तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। प्रथम भाव हमारे जीवन में हमारी आयु को और व्यक्ति के स्वभाव को दिखाता है। तृतीय भाव हमारे धन से संबंधित, गुरु जी मेरे पास धन कितना होगा, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का प्रोमिस देखना है कि आपके पास लिमिटेड पैसा है, अचानक पैसा है, या आपके पास जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ वाला पैसा है। कई बार आप देखते हो ना कि कुछ लोग जो है वो अपनी नौकरियां कर रहे हैं वहीं पे है, बस वो समय के अकॉर्डिंग बढ़ जा रही है कि भाई 5 साल पहले 15,000 थी, आज जो है वो 25 हो गई है, मतलब 20 हो गई है। तो वो तो समय के महंगाई के अनुसार बढ़ रही है। एक होता है कि आप पहले जो है वो 20,000 की नौकरी पे स्टार्ट किया और 1 साल के अंदर आप 50 पे पहुंच गए, वो कौन सी वृद्धि है, ये देखना चाहिए। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ना इनको पकड़ना पड़ता है, तो ये प्रोमिस होते हैं। अब 20,000 का 25 कब होगा और 20,000 का 50 कब होगा, ये इवेंट बताता है, जिसे हम डीबीए कहते हैं, दशा अंतरदशा, दशा भुक्ति अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, ठीक है। अलग अलग बोलने का टर्म्स है, लेकिन ऐसा कुछ नया नहीं होता है कि डरने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तृतीय भाव हमारे साहस का है, कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, मेरे भाई बहन आए नहीं है, और मानसिक संतुलन,
मानसिक संतुलन लोगों का नहीं हो रहा है। तीसरा भाव, तीसरे भाव का जो है उप नक्षत्र, केपी में उप नक्षत्र काम करता है। मैंने कल आपको बताया था ना कि हम कर रहे हैं नक्षत्रों पे काम, उप नक्षत्रों पे हम क्या बहुत डीप जाएंगे, वहां से रिजल्ट निकाल के आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उससे निकाल के लाएंगे। तो जैसे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या है कि सारे के सारे नक्षत्र उप नक्षत्र होते हैं, निकाले हुए होते हैं। अपन को कैलकुलेशन नहीं करना है, फिर भी इसका तरीका है वो अपन बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या चीज देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है कि चौथा घर माता का है, सुख का है, वाहन का है, प्रॉपर्टी का घर है। अगर आप कहते हो गुरुजी मुझे गाड़ी कब मिलेगी, मुझे घर कब मिलेगा, ठीक है, माता का सुख है कि नहीं है। कई बार माता जी बीमार हो जाए हैं तो हमारे पास ऐसा भी आ जाता है कि भाई माता का सुख है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये चीजें जब हम करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है कि बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी आपको क्या ध्यान देना है, ज्यादा इसके अंदर है। अभी आपको जो है ना ये जो मैं बता रहा हूँ इनको फोकस करना। उसके बाद आता है पंचम घर। पंचम घर क्या है, पंचम घर जो है वो आपका संतान है, आपकी बुद्धि है, और लॉटरी भी है। संतान भी एक लॉटरी है, लगे तो लाइफ बन जाए, नहीं लगे तो फिर बर्बाद कर दे, है कि नहीं। और बुद्धि भी है, ये भी है। छठा घर हमारा रोग ऋण और शत्रु है, और नौकरी भी है। सप्तम भाव विवाह है, जीवन साथी है, पार्टनर है। ये मैं जो भाव बता रहा हूँ ना, अब हमें कोई परिणाम निकालना है ना तो हमारे को ये भाव पे चला जाना है। जैसे मान लीजिए मुझे निकालना है कि मान लीजिए नवम घर की बात करता हूँ, भाग्य, पिता, गुरु और धर्म। क्या गुरुजी मेरा भाग्य कभी उदय होगा क्या। हाँ, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति तो उसको आप कह सकते हो हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है 40 वर्ष हो गया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि क्या गुरुजी मेरा भाग्य उदय होगा क्या। तो हमारे पास क्या होता है नवम घर, सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और देखेंगे नवम घर। नवम घर का जो हम काम कर रहे हैं उप नक्षत्र के ऊपर, नवम घर का उप नक्षत्र शुक्र है, वो बताएगा आपको। अब हम कुंडली में क्या करते हैं, नवम घर पे जाते हैं, सूर्य को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नवम घर में क्या राशि आ रही है, विर्गु। क्यों आ गई, क्योंकि हमारा जो जन्म लगन है ना 25 डिग्री पे उदय हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग वो लगन बदलेंगे, ठीक है ना। ये एक अलग कैलकुलेशन है, वो जैसे समय होगा तो अपन जरूर बताएंगे, है ना। वो अपन जो है कोई इसकी मास्टर क्लास करेंगे तो वो जरूर बताएंगे। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम जब डिग्री टू डिग्री कैलकुलेशन करते हैं ना तो हमारे सामने क्या होता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है ना। तो उनके ऊपर फोकस ज्यादा हमें करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने देखा ना ये चीजें। इसके बाद है दसम घर, कर्म, व्यवसाय, पद और ख्याति। क्या गुरुजी मेरा प्रमोशन होगा, ये भी एक प्रोमिस है। और एकादश भाव लाभ, अभिलाषा और पूर्ति, और 12वां घर है खर्चा, नुकसान। अब ये हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा इन सबको। अब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है और हमारे पास जो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मेथड है सीखने का, उसमें इन भावों को कस्प कहा जाता है, CUSP, कस्प, ठीक है। और इस कस्प के द्वारा ही हम आइडिया लेंगे, कस्प के द्वारा ही हम आइडिया लेंगे। मेरी इसको देखना है सप्तम भाव यानी सेवंथ कस्प। कस्प का मतलब भाव ही है, सीधे शब्दों में सरल शब्दों में सीखे, कस्प का मतलब हम भाव ही मानेंगे, ठीक है। तो भाव से हमें पता चलता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आज हम 2 इवेंट पढ़ रहे हैं, समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका, ठीक है ना, समय आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। आज मैंने 2 इवेंट्स निकाले, ठीक है ना। ठीक है, अब इवेंट्स निकालने का तरीका क्या है, ये मैंने जो एक छोटी सी लाइन लिखी है ना, एक पेज जो है ना, ये आपको लिखना है, छोटा है बहुत बड़ा है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। आज जो लोग कह रहे थे कि घटना कब घटित होगी, कोई नियम इवेंट निकालो, कोई कैसे निकालो, तो यही तरीका होता है, ठीक है। इसके लिए आपको महादशा और अंतरदशा का फलादेश समझना है। यहाँ पे प्लीज आप फोकस करिए, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी में रुचि है, जो लोग सीखना चाहते हैं, वो अपना क्लास में फोकस करिए। और जो लोग ऐसे ही आ रहे हैं कि भाई मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानेगा आप, जो लोग ऐसे ही बैठे कि नहीं अपन तो ऐसे ही बैठे हैं देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, या अपनी कोई कुंडली दिखाएंगे कुंडली से पूछेंगे, तो वो लोग प्लीज आप जा सकते हैं, साइंग आउट कर सकते हैं लोग अब, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ मैं सिखाने के लिए ही हूँ। और इसलिए मैं आपके लिए प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, है ना, कि अगर आपने ये चीज सीख ली ना, बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ, फोकस रखिए, तो आपको जो रिजल्ट में आएगा ना, भाई घटना तो घटित हो गई, जन्म कुंडली तो हमारी बन गई, ये तो जन्म जिस दिन जन्म लिया उस दिन बन गई, और जिस दिन मरे तब यही रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन
हमारी जो दशाएं होती है ना वो बदलती रहती है, दशाएं बदलती रहती है, आज किसी और की है, कल किसी और की है। आज जो है मेरे को क्रिकेट में मतलब इंजॉय आ रहा है, कल मेरे को ज्योतिष में आ रहा है, थोड़े दिन बाद में मेरे को खाने बनाने के संबंधित, आप जैसे इंस्टाग्राम देखते हो, है इंस्टाग्राम यूट्यूब देखते हो, तो आप लोग क्या करते हो, कई आता कुछ सप्ताह आपको जो है वो गाड़ियों के रिव्यू देखने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी एक इंसान ही हूँ, आप भी इंसान है। कई बार आपको खाना बनाने से संबंधित चीजें बनाए, कई बार आपको वो बॉक्सिंग फाइटिंग वो चीजें देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है, कई बार आपको भूतों की चीजों को देखने में इंटरेस्ट, कई बार आप क्रिकेट की चीजें देखते हो। तो एक्चुअलिटी में कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, उस इंटरेस्ट को लाने वाला ग्रह है आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, जिसे हम दशा भुक्ति और अंतरा कहते हैं केपी में। ठीक है, तो जो हमारे जीवन के अंदर जो घटनाएं है ना वो तो फिक्स हो चुकी है जन्म के साथ, इन हाथों की लकीरों में फिक्स हो चुका है। बस हमारे को एक टाइम निकालना है कि यार ये घटना कब होगी, वो बताता है। ओके, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना कि महादशा ने आपको कहा, महादशा ने आपको कहा कि मैं परिणाम को दूंगी, महादशा ने आपको कहा कि मैं परिणाम को दूंगी, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या हुआ कि अंतरदशा ने उसको प्रोमिस किया, अंतरदशा ने कहा कि हाँ भाई मैं इसको दूंगी, या फिर अंतरदशा ने कहा कि मैं इसको घटना को नहीं दूंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं ये जो सरल शब्दों में बोल रहा हूँ ना इसको आप ये मत सोचना, समझिए इसका टर्म्स को। तो अगर महादशा जो है वो तो समझ लीजिए कि शुक्र की दशा है, 20 साल चलेगी। मान लीजिए मंगल है, 7 साल चलेगा। मंगल ने कह दिया कि हाँ मैं परिणाम दूंगा, तो 7 साल में कभी भी दे सकता है, लेकिन उसको फेवरेबल चाहिए अंतरदशा, कि वो परिणाम जो आप चाह रहे हो वो फेवरेबल होना चाहिए उस अंतरदशा के अकॉर्डिंग। तो अंतरदशा जो है वो भी कहेगी कि हाँ मैं परिणाम आपको दूंगी, तो अंतरदशा आपको सपोर्ट करेगी। उस अंतरदशा की घटना अगर वो सपोर्ट करेगी तो घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है, घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि जो प्रत्यंतर दशा है, जिसे हम अंतर दशा के प्रत्यंतर दशा कह सकते हैं, और केपी में हम उसे अंतरा कह देते हैं, ठीक है ना, उसमें कंफ्यूजन पे मत जाएगा। वो भी कहता है कि घटना मैं घटित करूंगा। तो आपके पास 3 पॉइंट होते हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर। तीनों जब ये कहते हैं कि घटना घटित होगी, तो घटना अब घटित होगी। अब उसके बाद काम आ जाता है गोचर का। गोचर यानी कि ट्रांजिट, जो आप लोग ये इंटरनेट पे सुनते हो ना रात दिन राशिफल, शनि आ रहा है, गुरु आ रहा है, अभी जैसे गुरु वृषभ राशि में आया, गुरु वृषभ राशि में आ रहा है, भाग्य बदल देगा, ऐसा कर देगा, ये गोचर है। एक्चुअलिटी में गोचर का फलादेश करने का तरीका ही अलग होता है। तो घटना के अंदर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तीनों अगर परिणाम देने पे आ जाए तो परिणाम हो सकता है, लेकिन उसमें भी क्या है, एक चीज है, गोचर। जब तक गोचर का सही अर्थ है घटना को घटित करने का दिन, यानी कि घटना को घटित करने का दिन, यही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है गोचर का। तो यही चीज को आपको पकड़ना है कि घटना 3 चीजों पे होती है, एक तो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, एक आपकी गोचर के ऊपर। तो ये चारों चीजें मिलके बनाती है आपकी घटना। यानी कि अगर आप कहते हो ना कि मेरी शादी कब होगी, मुझे नौकरी कब लगेगी, तो आपको महादशा तो दे ही रही है, ऐसा नहीं है कि 20 साल की महादशा है तो उसमें लगेगी, नहीं लगेगी, उसको छोड़िए, अंतरदशाओं पे आइए। फिर प्रत्यंतर, अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। फिर आपका जो है वो अंतरदशाओं के साथ जो है वो आपको देखिए कि कौन सी अंतरदशा मुझे फेवरेबल है। उसके बाद आप प्रत्यंतर दशा पे आइए, फिर आपको लगेगा हाँ यार हो सकता है। फिर आपको गोचर पे जाना है। अब गोचर में क्या होता है ना, कि मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ। गोचर में क्या होता है कि हमारे पास कुछ ग्रह होते हैं, ठीक है ना, उनके कुछ नियम है। जैसे गुरु है ना, उनको वृद्धि का कारक कहते हैं। गुरु जब भी गोचर में हमारी दशा अंतरदशा पे आएगा ना, हमें एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। शनि जो है वो काल कारक है, यानी कि काल कारक का मतलब है कि वो घटना को घटित करेगा, अशुभ घटनाओं को जल्दी घटित करेगा, मेहनत वाली घटनाओं को भी लाभ देगा, ऐसा नहीं है सब 100% बुला है। राहु जो है, राहु जो होता है ना, वो क्या करता है कि अचानक लाभ देता है। यानी कि अगर आपकी घटना जो है वो मतलब आप शुभ सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो यार 100% ये काम तो हमारा हुआ हुआ है, बस फॉर्मेलिटीज है, तो आप ये गलत सोच रहे हो, राहु उस काम को खराब कर देगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये काम जो है, ये काम मेरा जो है वो बनना ही नहीं है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, अचानक राहु की दृष्टि आई और काम बना दे। इसी तरह केतु है, मैं 4 बड़े ग्रहों को इसी ले रहा हूँ। केतु क्या करता है कि उस काम से इच्छा ही खराब कर देता है। जैसे मान लीजिए किसी का शादी का रिश्ता हुआ और बीच में टूट गया, केतु आया,
तो थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, लेकिन अभी वापस कंटिन्यू करते हैं और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए, हम जो बात कर रहे थे इवेंट्स के ऊपर, ठीक है, इवेंट्स को दोबारा थोड़ा सा शुरू से करते हैं कि महादशा जो है वो परिणाम देगा तो परिणाम आएगा, उसके बाद उसी चीज को अंतर्दशा देगी, उसी चीज को प्रत्यंतर दशा देगी, तब रिजल्ट आएगा, उसके बाद गोचर परिणाम देगा। तो इन तीनों चारों चीजों के मिला के हमें इवेंट आता है। अब हम बात करते हैं मेन इवेंट्स पे। ठीक है, ये हमारा एक इवेंट, मैंने दो इवेंट बनाए हैं, मेरिज का है, एक जॉब का इवेंट। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि मेरिज का इवेंट बहुत बड़ा है, एक पूरा का पूरा 2 दिन का टाइम लेता है, सरल शब्दों में नहीं समझा जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने एक थोड़ा को हिंट दिया है, उसके अकॉर्डिंग अपन समझेंगे। ठीक है, प्रोमिस, इसका प्रोमिस देखना है सेवंत भाव से, सेवंत भाव का उप नक्षत्र विवाह को दिखाता है, तो विवाह के संयोग बनेंगे। और जैसे कि 2 5 7 9 और 11, कल किसी ने पूछा था ना कि 2 5 7 9 और 11 क्या है। दूसरा घर जो है ना वो हमारी परिवार वृद्धि को दिखाता है, पांचवा घर जो है हमारे प्रेम को दिखाता है, भाई पत्नी आती है या पति आता है तो प्रेम भी बढ़ता है। सातवां घर जो है ना वो हमारी पार्टनरशिप को दिखाता है कि इसके साथ हमें एक जीवन भर पार्टनरशिप करनी है। नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य को दिखाता है, भविष्य को दिखाता है, भाई पत्नी आई है तो भविष्य भी बनाएगी, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा ही रहेगी, नया भविष्य आएंगे, नए बच्चे भी होंगे। और 11वां घर जो है वो प्राप्ति को दिखाता है। तो जब हम विवाह की बात करते हैं ना, इसमें बहुत बड़ा है ये इवेंट, लेकिन मैंने थोड़ा सूक्ष्म दिया है। तो जब हम ये विवाह की बात करते हैं ना, तो हमारे सामने जो घटना आ जाती है ना कि हमारी विवाह के परिणाम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालना है उसको मैं समझा देता हूँ, दशा अंतरदशा के द्वारा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं जो है अपने सॉफ्टवेयर पे बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों में से किसी एक व्यक्ति की कुंडली लूंगा। ठीक है ना, अभी कोई भी व्यक्ति हैंडराइज मत करिएगा, जब मैं मांगू तभी प्लीज आप हैंडराइज करिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा धैर्य रखना। ऐसे भी क्या है, आज जो इंटरनेट का जो थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ है ये ब्रॉडबैंड पे, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वैसे भी है, लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए इसको कैसे निकाल दें, प्रोमिस सेवंथ हाउस से अगर आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं आपके सामने एक सॉफ्टवेयर की स्क्रीन आ रही है, अब इस सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे आपको क्या देखना है कि सेवंथ हाउस, अभी मैंने ऐसी टेम्पररी कुंडली ली है, टेम्पररी अपन ने कुंडली ले ली, ठीक है ना, टेम्पररी, जैसे मान लीजिए मैं कोई कुंडली निकाल लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने एक कुंडली ले लेता हूँ इसमें ही। देखिए, अब जैसे मैंने टेम्पररी ऐसे ही टेम्पररी कुंडली ले ली, ठीक है, कोई वैसा नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, अभी आप समझिए, सीखिए, प्लीज जो लोग अपनी कुंडलियां डालने में व्यस्त है उसे सोचिए कि वो नहीं सीख पाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए, सीखिए, पहले आप खुद भी कर सकते हैं। सातवां घर प्रोमिस देगा, सेवंथ हाउस का उप नक्षत्र शनि बना है, तो ये हमें प्रोमिस देगा। अब हमें शनि टारगेट मिल गया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सातवें घर का मालिक सूर्य है, लेकिन हमें क्या मिला, राशि स्वामी सूर्य, हम सूर्य के अंदर गए, कहां तक गए, इस 23 डिग्री के ऊपर सूर्य के अंदर गए, फिर हमें मिला सूर्य के अंदर इस डिग्री पे नक्षत्र शुक्र का, और उप नक्षत्र मिल गया शनि का। तो हमें पता चल गया कि यार ये शनि रिजल्ट देने वाला है, इस शनि से हमें रिजल्ट मिलेगा, यही देगा। तो जैसे हम शनि के ऊपर यहाँ पे आते हैं तो हमें शनि देता है 12 1 और 2, दो हमारे सामने यहाँ पे देखेंगे, हमारी इसमें देखेंगे तो दो हमारे लिए प्रोमिस है, ठीक है, 12 इसमें है नहीं, 12 का मतलब थोड़ा सा डिले होता है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिले है, लेकिन 2 आ रहा है, इसका मतलब विवाह तो होगा। अब ये हमें प्रोमिस मिल गया, विवाह तो होगा, वो तो होता ही है। अब 12 आ गया, इसका मतलब डिले है, इसका मतलब हम ज्यादा चिंता ना करें अभी। हो सकता है, डिले का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में 27 28 29 तक शादी होती है तो नॉर्मल है, किसी की 32 33 34 पहुंच रही है तो हम कहेंगे कि भाई हाँ तुम्हारी अब डिले हो रही है, तो ये 12 है ना, इसका मतलब डिले आ सकता है, तो आपको एक संतुष्टि है कि हाँ भाई डिले होगा, कोई बात नहीं, हमारे भाग्य में है। अब हम शनि के नक्षत्र और उप नक्षत्र को भी पकड़ेंगे, शनि का वो नक्षत्र केतु है, वो भी हमें कुछ दिए देगा, अभी हम उतना पीछे नहीं जाएंगे, सीख रहे हैं ना तो थोड़ा सा हल्का सीखेंगे, ठीक है, ये हमें मिला। अब हमें इवेंट निकालना कि भाई होगा तो कब होगा, हमने कहा डिले तो है, इससे तो जब तक को कैसे शांति पहन बैठेगी, थोड़ा सा उसको ये भी तो बताना है कि डिले तो है महाराज, लेकिन होगा तो कब होगा। तो उसके लिए हमें इसकी दशा देखनी है, 2018 से 35 चल रहे हैं, तो इसके बीच में तो होना ही है। तो मरकुरी को देखिए आप, बुध को, बुध यहाँ पे 8 12 9 10 और 5 देता है, हमें 9 और 5 का योग मिला है, इसका मतलब है कि हो तो सकता है इस दशा में, यानी कि बुध ने
जो हमारा टारगेट क्या है कि महादशानाथ इसको पढ़ लेगा, महादशानाथ ने परिणाम बता दे कि हाँ मैं दे दूंगा भाई, अपनी इस जो 16 साल 17 साल की दशा है इसमें मैं दे दूंगा, बस दे देगा। अब हमारे सामने आ जाता है बुद्ध के अंदर अंतरदशा का यानी भुक्ति का। भुक्ति कौन सी है? आज की डेट में शुक्र चल रहा है, ठीक है, शुक्र चल रहा है। अब शुक्र को अगर हम देखेंगे, शुक्र को अगर हम देखेंगे तो ये क्या प्रोमिस दे रहा है? तो शुक्र पे यहाँ पे आके देखेंगे तो ये दे रहा है हमें 12, 2, 11, 3 और 4, तो 2, 11 तो दे रहा है, शादी तो हो सकती है, ऐसा कोई नहीं है, शादी तो दे देगा। तो हम कह सकते हैं भाई तुम्हारी शादी इस अंतरदशा में हो सकती है। अब ये भी क्या है, 22 से 24 के बीच में है, नवंबर तक, तो ये क्या देगी या नहीं देगी? अंतरदशा पे जाएंगे तब हमारे सामने अभी जो हाल फिलहाल में है, भाई आज जून आ गया है तो भाई कुंडली आई है, इसका मतलब आगे हो नहीं दशा। तो जून में अगर हम देखेंगे तो जुलाई में सूर्य आएगा, क्या सूर्य दे सकता है? सूर्य यहाँ पे 12, 8, 9, 10 और 7, तो 9 और 7 दे रहा है, इसका मतलब वो दे सकता है। अब यहाँ पे दे सकता है सूर्य, ठीक है। अब विवाह के लिए गोचर के अंदर एक नियम है, नियम है, देखो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ये सब कुछ, आप जरूर लीजिए। गोचर में एक नियम है कि अगर आपके गुरु सप्तम घर के त्रिकोण पे गोचर करे तो विवाह के योग ज्यादा जल्दी बनते हैं। और दूसरा कि जो आपकी अंतदशा और प्रत्यंतदशा उस पे गुरु की दृष्टि आ जाए तो लाभ मिलता है। तो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के अंदर हमारे कहाँ बैठा है? शुक्र हमारी जन्म कुंडली के अंदर देखिए लग्न में बैठा है, यहाँ पे गुरु का गोचर है सप्तम घर में, वृषभ राशि में, ये चौथे घर में। तो सातवीं दृष्टि यहाँ पे 8 और 9 दृष्टि नहीं आ रही है, ठीक है ना। दृष्टि सूर्य पे आ रही है लेकिन अंतरदशा पे नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये शुक्र की, सूर्य जो अंतरदशा है ना ये शुक्र की, ये खाली निकल जाएगी, नहीं पाएगा इसमें कोई विवाह का योग। अब दशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा में तो प्रॉमिस कर लिया, लेकिन गोचर में अंतरदशा के ऊपर गुरु का गोचर प्लस त्रिकोण पे गुरु का गोचर होना आवश्यक है, तब जाके लाभ मिलता है। तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ भाई विवाह के योग बनेंगे। ऐसे तो हर साल आते हैं, तभी तो आप, अब आप फर्क आ गया ना समझने में, कि आपको समझने में फर्क आ गया ना कि लोग कहते हैं हाँ भाई अगले साल विवाह है, अगले साल विवाह है। होता है, दशाओं में होता है, लेकिन उसके ऊपर गुरु का भी गोचर होना चाहिए, शनि काल कारक है उसका भी गोचर होता है। अभी ज्यादा अपन उसके अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि नए लोग हैं, आप समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं उसके अंदर ज्यादा डीप नहीं जाऊँ। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो शुक्र की अंतर्दशा हमें रिजल्ट नहीं देगी, और वैसे भी हमारा डिले दे रहा है, तो हमें फिर आगे सूर्य पे जाना होगा। सूर्य परिणाम दे रहा है, सूर्य जब देगा उस समय यहाँ पे पंचम घर में गोचर करे। तो पंचम घर में गोचर करके अगर वो सूर्य अंतर्दशा को देख लेता है, वो नहीं देख पाएगा तो इसमें भी टाइम लगेगा। उस समय शनि का गोचर का लाभ मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि शनि भी काल कारक है, शनि की दृष्टि अगर सप्तम घर पे आ जाए तो भी शादी करा देता है, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या है, इस कुंडली में थोड़ा सा सीखा। अभी मैं एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल चार्ट लेता हूँ, ठीक है ना। प्लीज मैं आप लोगों से एक चीज कहूंगा कि वो लोग जिसकी आगे अभी तक शादी नहीं हुई है, थोड़ा सीखने को अच्छा मिलेगा ना। जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, थोड़ी उम्र हो चुकी है, और वो ये सोच रहा है कि भाई आगे भविष्य में आने वाले में मेरी शादी हो जाए, तो वो अपना अपना हैंडराइज करिए। हैंडराइज करने का तरीका ये है, आप अपना लड़की या लड़का किसी का भी है तो कर सकते, रिएक्शन बटन है आपके सामने, उस पर आप इस तरह का हैंडराइज करिए, ठीक है ना। रिएक्शन बटन पे आप हैंडराइज करिए, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा कि जैसे मैंने किया ना इस तरह का हैंडराइज करिए, तो आपको क्या है बहुत कुछ चीजें को समझ में आएगा। जिसके मान लीजिए कि बच्चों की शादी अभी लेट हो रही है, तो उससे क्या है, मैं ये इसलिए मांग रहा हूँ कि उसको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी अपने पास 2 लोग हैं, लेते हैं एक व्यक्ति का, सभी लोगों का तो नहीं ले पाएंगे है ना, मैं आपकी क्षमा चाहूंगा, सिखाने के लिए एक ही कुंडली लूंगा मैं, ठीक है। मीना ठक्कर जी। जय श्री राम। नमस्कार, नमस्कार मीना जी। आवाज सर आ रही मेरे है? बेटे का, हाँ सर, सर मेरे ओके, बेटे का डेट ऑफ बर्थ चलो 15/2/1997। एक सेकंड का टाइम दीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि अपन किसी की चार्ट ये है ऐसे ले रहे हैं, रेंडमली ऐसे ही लिया है, कोई भी किसी व्यक्ति का ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा क्या होता है ना कि सीखना है अपने को, तो किसी से भी सीखो, फर्क नहीं पड़ना, आपको नियम वैसे लगाना है। हाँ, नाम क्या है आपके विरल लड़के? सर, विरल, VEERAL। चलो मैं टेम्पररी लिख देता हूँ, है ना, सुनिए डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 फरवरी 15/2/1997। 1997, ठीक है ना। एक इवेंट और है जॉब का, उसमें किसी का भी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ, और डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर डेट टाइम सर दोपहर के 1:49, दोपहर का 1:13, 13:49। ठीक है। कहाँ का जन्म है? सिकंदराबाद सर, सिकंदराबाद। स्पेलिंग बताइए थोड़ा सा।
SECU CU, एक सेकेंड, ND। सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश। हाँ सर। ठीक है, अभी हमारे पास एक कुंडली इन्होंने ली है, ठीक है ना। अब 97 का है, तो अभी क्या है, देखेंगे तो कोई ज्यादा डिले नहीं है, ज्यादा डिले नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कुंडली है तो देख लेते हैं। अभी देखिए, आपको क्या देखना, आप बात कर रहे हैं शादी की, तो सबसे पहले प्रॉमिस, सातवां घर, सातवें घर का उप नक्षत्र है शुक्र, वीनस। वीनस जन्म कुंडली के अंदर कहाँ बैठा, अष्टम भाव में। ये भी एक देखना है, ठीक है ना, वो भी अपन आगे करेंगे, थोड़ा सा मैं इसलिए उलझाना नहीं चाहता, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में बात की है, ठीक है ना। अब वीनस जो है वो यहाँ पे हमें क्या परिणाम दे रहा है, वीनस हमें दे रहा है 12, 8, 3 और 6, यानी कि आपको यहाँ पे मेरिज के परिणाम नहीं दे पा रहा है। ऐसा नहीं है मेरिज नहीं होगी, वीनस का नक्षत्र चंद्रमा है, चंद्रमा हमें 12 और 3 देता है, वीनस का उप नक्षत्र जो है वो आपका वीनस ही है, वो भी हमें 12, 3, 8। तो इसमें क्या है कि मेरिज में थोड़ा सा डिले है और थोड़ा सा मतलब दिक्कतें हैं। 12 भी है ना, एक तरह से योग बनाता है, डिले योग बनाता है, बनाता शादी का, ऐसा नहीं कि इसमें शादी नहीं है डिले बना रहा है। आपको शादी के अंदर दिक्कतें आ रही है क्या, रिश्ते हो नहीं रहे इसके? हाँ सर, रिश्ता आ रहा है लेकिन फिक्स नहीं हो रहा। क्यों क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपको ये देखे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। अब यदि ज्योतिष में आप कह सकते हो कि सप्तमेश जो है वो नीच का हो गया है, ठीक है, वो भी एक शब्द है, लेकिन उसमें राशि परिवर्तन हो रहा है तो उसको दोष नहीं लगेगा। परंतु हम केपी में कहेंगे कि 12, 3, 6, 12, 8, 3 और 6 ये आपको दिक्कत दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, इसकी वजह से भी नहीं हो रहा है। अब होगी तो कब होगी, इतने बताने से तो होगा नहीं। राहु की महादशा 2028 तक चलेगी, राहु क्या प्रोमिस में है, 9 और 4, 9 दे रहा है ना, इसका मतलब 28 से पहले पहले तो होगी। आज की डेट में इसको क्या चल रहा है, 2025 तक 28 शुक्र, चल रहा है सर। शुक्र, शुक्र यहाँ पे 12, 8, 3 और 6 ये देने नहीं देगा, मई 2025 तक नहीं देने देगा, अगले साल मई तक नहीं देगा। इसके बाद सूर्य आएगा, सूर्य में हमें 9 मिल रहा है, तो हम टारगेट करेंगे सूर्य के ऊपर, हम टारगेट करेंगे सूर्य के ऊपर कि सूर्य हमें मैरिज दे सकता है, सूर्य हमें मैरिज दे सकता है, ठीक है। अब सूर्य के अंदर हमें एक अंतरदशा को फाइंड आउट करना है, अच्छी अंतरदशा को जो हमें मेरिज दे सकती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास शनि की भी अंतरदशा है, हमारे पास राहु की भी है, एक केतु की भी अंतरदशा है, ठीक है ना। तो हमारे सूर्य के अंदर हम शनि को नहीं लेंगे, राहु को लेंगे, ये जुलाई से लेकर अगस्त तक आती है, इसमें हमारे विवाह होते भी नहीं है, क्योंकि विवाह का टाइम देव सोए होते हैं, इसे इग्नोर कर दो। लेकिन इस दशा, इस प्रत्यंत्र में आप ये कह सकते हो, इस समय सगाई हो सकती है, रिश्ता फाइनल हो सकता है, रोका हो सकता है, लड़का लड़की पसंद हो सकते हैं, तो ये भी एक टाइम आप दे सकते हो। शादी नहीं हो सकती क्योंकि हमारे शादी का टाइम नहीं होता ना हाँ। हिंदू संस्कृति में। इसके बाद आएंगे शनि की दशा, नवंबर से दिसंबर तक, इसमें हो सकता है। तो आप ये टाइम आप चूज करिए कि यहाँ पे ये हो सकता है कि राहु में शनि, सूर्य, सूर्य में शनि, शनि भी जन्म कुंडली के अंदर देखेंगे ना, तो वो सप्तमेश जो गुरु है ना उसकी राशि में बैठा है, तो वो भी इसको हाईलाइट करता है। अब उस समय गोचर को देखेंगे, तो गुरु क्या करेगा उस समय, गोचर में मिथुन राशि में आएगा, मिथुन राशि में चलेगा, और वहां से वो सप्तम घर को देखेगा, तो आपके सप्तम घर के त्रिकोण के ऊपर और सप्तम घर की दृष्टि मारेगा, आपका काम बनाएगा, आपका काम बनाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा विवाह का योग बनता है, सरल शब्दों में, ठीक है ना। यहाँ से, ओके। और दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे बैठा हुआ अंतर्दशा सूर्य के ऊपर नवी दृष्टि मारेगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे विवाह का योग बन सकता है। तो आपके पास दो टारगेट टाइम है, जुलाई अगस्त में आपको लड़के लड़की फाइनल होने का, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक मैरिज होने का, ठीक है। तो आप इस पे कोशिश करिएगा, इसको और वाइड लेवल पे काम कर सकते हैं, इसमें गोचर में आके और भी तरह, अभी तो मैंने डायरेक्टली एक छोटा सा गोचर बता दिया, क्योंकि हाँ। उस समय गोचर में गुरु अभी वृषभ राशि में चल रहा है ना, अगले साल एंड तक वो मिथुन में आ जाएगा, तो इस हाँ। तरह से हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, थैंक यू आपका, सर। मीना जी, हाँ धन्यवाद, आपका धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू। एक सेकेंड, आप तो रस। एक ए है, एक चार्ट और लेते हैं, ठीक है ना। प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हैंड लोअर कर लीजिए, ठीक है। एक चार्ट और लेते हैं, और
उससे सीखते हैं कुछ, नौकरी से संबंधित चीजों को सब पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नौकरी से। तो जिन लोगों को नौकरी में कोई भी अड़चन आ रही है, क्योंकि वो अड़चन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको सीखने को जल्दी मिलेगा, तो अपने हैंडराइज कर सकते हैं। अगर किसी को भी नौकरी में अड़चन आ रही है तो अपना हैंडराइज कर लीजिए, उससे क्या हमें आ जाएगा। अगर किसी को भी नौकरी संबंधित कोई आ रहा है तो अपना हैंडराइज कर सकते हैं, ठीक है। हेलो। 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 हाँ, हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, मैं योगेश बात कर रहा हूँ। योगी जी बताएं सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, नौकरी के बारे में नहीं था, शादी के बारे में था, क्योंकि नहीं मैं नहीं, खुद वो ही अभी नहीं, वास्तुशास्त्री हूँ। वो नहीं लेंगे, है ना। तो दूसरे का लो सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है ना, ओके, एक सेकेंड। ओके सर, ओके। बहुत बढ़िया, एक सेकेंड। नमस्कार सर, अजय दिस साइड। अजय, अजय दत्त जी। जी सर। एक सेकेंड, मेरा जॉब के रिलेटेड ही है। एक सेकेंड। मैं। जी। लोग एक बार शांति रखिए थोड़ा सा सर। जी। तो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तभी तो समझ में आएगा। जी। जी। अपन कोई ये कोई कुंडली फलादेश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सीखने के लिए आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। प्लीज आप जी। ये मत सोचिए कि मेरी नहीं ले रहे हैं, उसकी नहीं ले रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक सेकंड जी। का समय दीजिएगा। हाँ बताइए अजय जी, बताएं। 7 जून 1982। 7 जून जी। 1982। 12:55 PM। 1982, दोपहर का आ गया। 12। 55 PM। कहाँ का जन्म। फरीदकोट, पंजाब। फरीद है। जुड़े हुए रहिए, ऐसा नहीं है कि अपना कोई क्लास खत्म हो रही है, ठीक है ना। अभी आप जी। जुड़े हुए रहिए, इसके अंदर आपको बहुत कुछ अपन बताएंगे अभी। जी। ना सोचे कि हमारी क्लास जो है वो एंड हो चुकी है। इनको जॉब में इश्यू आ रहा है तो अभी अपन प्रोमिस की जरूरत नहीं है, समय नहीं लगाएंगे। अंतरदशा प्रत्यंतरदशा को सीधा भी दे सकते हैं। महादशा आप अंतरदशा पे टारगेट करिए, है ना। अंतरदशा चल रही है इनको शुक्र की, शुक्र की अंतरदशा के अंदर जो है वो चल रहा है इनको राहु। शुक्र पे आएंगे तो लिखा है 8, 3 और 10। 8 जो है ना वो परेशानियों का सबक है, 3 आता है तो दिक्कत आती है। और उसके अंदर चल रहा है राहु। राहु 10 दे रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन राहु क्या होता है ना, स्पेशल प्लेनेट है। तो उसके लिए राहु के पूरे कोऑर्डिनेटर देखने पड़ते हैं। तो राहु में क्या है कि 2, 8, 5 भी है। 5 छठे का 12वां है, नौकरी को काटता है। 9वां 10वें का 12वां है, जो नौकरी में हलचल पैदा करता है। तो शुक्र में जो राहु आया है ना, ये परेशानी क्रिएट करेगा, ये आपको परेशानी क्रिएट करेगा। तो अब ये कितने दिन रहेगी, 27 जून तक। इसके बाद जुपिटर आ जाएगा। जुपिटर आपको क्या दे रहा है, 10, 2 और 8। 8 तो आ रहा है लेकिन 10 और 2 आगे दे रहा है। इसका मतलब कि आप 27 तारीख तक तकलीफ में हैं, उसके बाद सॉल्व हो जाए। सिंपल सा है, ये है इवेंट निकालने का तरीका। बहुत सिंपल सा बहुत तरीका है, शुक्रिया सर। ठीक है ना। इस तरीके से हम आराम से इवेंट निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि हमारा ये जो कोर्स है ना, ये हमारा एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है, ठीक है। अगर आप भी केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर आप भी केपी एस्ट्रोलॉजी में मेरे तरह से फलादेश करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ये एक फुल फ्लेज्ड कोर्स है। फुल फ्लेज्ड कोर्स, ठीक है ना। ये आपका जो फुल फ्लेज्ड कोर्स है ना, ये आपका जो है वो हमारा 16 दिन का कोर्स है, ठीक है ना। इस कोर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, अगर आप इच्छुक है तो जरूर आप इसको ज्वाइन करिए, है ना। ये 16 दिन चलेगा और 27 जून से अभी अगले गुरुवार से प्रारंभ है। इसमें हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंस, मनी मैटर, जॉब, करियर, स्टडी इन एजुकेशन, फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स, चाइल्ड बर्थ, डिवोर्स के मैटर, मैरिज, हेल्थ के इश्यूज, डिजीज, बीमारियां कैसी है, प्लस कोर्ट लिटिगेशन, एक्सीडेंट कब कब होता है, कैसा होता है, इन सब चीजों, प्रॉपर्टी लेनी है, फॉरेन ट्रेवल कैसे जाएंगे, क्या योग है नहीं है, विदेश सेटलमेंट है क्या, प्रॉपर्टी बेचनी है तो कैसे बेचेंगे, और ट्रांजिट गोचर को कैसे समझेंगे। जो लोग ये हवा उड़ा रहे हैं ना कि यार गोचर में राहु आएगा ये कर देगा, शनि आएगा ये कर देगा, इसको समझने के लिए ट्रांजिट को
फिर होता है कि अगर आपका टाइम में कुछ गड़बड़ है, 1-2 मिनट आगे पीछे है, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जो एक बहुत बड़ा मैटर है। उसके बाद स्पेशल इसमें मैंने डाला है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इंपॉर्टेंट योग और दोष जो केपी में भी काम करते हैं। ये मेरा एक रिसर्च है खुद का। ये पूरा का पूरा 16 दिन का चलने वाला एक कोर्स है, और ये फुल फ्लेज्ड कोर्स है जो हम आप लोगों के चार्ट पे करते हैं। और इसका जो प्राइसेस है ये बहुत सस्ता है। इसका जो हमने प्राइसेस रखा है वो मात्र 2900 रुपए है, 2900 रुपए का। इसमें आपको क्या क्या मिलता है?